हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। तो जिनमें से आप पहला क्वेश्चन देखिए, ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न से रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखिए। हर प्रश्न का डिटेल में एनालिसिस होगा और हर प्रश्न को डिटेल में लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा जैसे आप पेपर में लिखते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं इसे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ईथर बनाने की 2 विधियों का लिखना है और उसकी निम्न से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। एक है CH3COCl से, PCl5 से और गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो चलिए करते हैं इसे। तो पहले का हल, प्रश्न 1 हल। तो ईथर बनाने की 2 विधियां लिखनी है। तो ईथर बनाने की विधियां को लिखते हैं। तो पहली विधि लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ईथर बनाने की पहली विधि। ईथर बनाने की विधियां। तो अगर हम पहली विधि की बात करें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला विधि। ठीक है, कौन सी? लेबोरेटरी मेथड, कि लैब में अपन ईथर को कैसे बनाएंगे। तो देखो, लैब में अपन ईथर को बनाएंगे। अल्कोहल को क्या करेंगे आप कि अल्कोहल के आधिक्य में H2SO4 को आप करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, तो आपका ईथर बन जाएगा। तो इस चीज़ को लिखना है। लिखेंगे प्रयोगशाला में डाई इथाइल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य आधिक्य मतलब उसे ज़्यादा लेना है अपन को, किसी एथिल अल्कोहल को। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे बनाना कैसे। तो देखिएगा कि एथिल अल्कोहल के आधिक्य को H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाएंगे। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है C2H5OH। H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे और पहली बार आपका टेम्परेचर रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं आप। और ये आपका रहेगा C2H5HSO4 और H2O आपका निकल जाएगा। अब जो ये आपका बना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी रिएक्शन आप फिर से कराएंगे इथाइल अल्कोहल से। ये आपका क्या बना? ये बना आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कौन है आपका? ये है आपका इथाइल अल्कोहल। ये कौन है आपका? ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है, अब आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फिर से अपन अल्कोहल से कराएंगे, क्योंकि अल्कोहल का क्या चल रहा है? आधिक्य चल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से। तो अल्कोहल की को अगर हम ऐसे तोड़ के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। तो देखो ये चीज़ आपकी बाहर निकल जाएगी, तो बचेगा क्या? C2H5O। तो ये है आपका डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। डाई इथाइल, गर्म करना है इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इसको गर्म करना है अपन को 140 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपका डाई इथाइल ईथर है और आपका निकल गया H2SO4। कोई दिक्कत? ठीक है ना।
तो क्या कहेंगे कि अपन ने एथाइल अल्कोहल लिया, एथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपन ने गर्म किया 110 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपना एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में फिर अपन एथाइल अल्कोहल डालेंगे तो अपना डाईएथाइल ईथर बनता है। तो एक विधि हो गई। विधि नंबर दूसरी, आप इसे बना सकते हैं विलियमसन संश्लेषण मेथड से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि से। विलियमसन, वैज्ञानिक का नाम है विलियमसन, ठीक है। संश्लेषण विधि, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड या विलियमसन संश्लेषण विधि ये क्या कहती है आपसे? ये कहती है आपसे कि आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से कराइए या सोडियम एल्कोक्साइड से कराइए तो ईथर आपका मिलता है। क्या कहेंगे? इस विधि में एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा एल्कोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है। ईथर प्राप्त किया जाता है, ऐसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे अपन देखेंगे R-X, ये आपका सोडियम ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है, और अपन यहाँ पे लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस तरह से NaOR और आपका ये NaX निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R-OR प्लस NaX। अगर हम चाहें तो इसे अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ एल्किल हैलाइड लेना है तो एल्किल हैलाइड को आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। कोई एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया C2H5I या C2H5Cl या C2H5Br, जो भी लिखना हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लेंगे Na और फिर आपका O C2H5, तो आपकी ये जो चीज़ है ये बाहर निकल जाएगी और ये बचेगा आपका C2H5O C2H5। तो ये आपका बन गया डाई इथाइल ईथर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसका नाम अपन लिखेंगे, इसका नाम है आपका एथिल आयोडाइड। इसका नाम है आपका सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम है आपका डाई एथाइल ईथर, और इसे अपन गर्म कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? क्या कहा अपन ने कि एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से अपन जब कराते हैं तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है ये आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। एक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अपन। इसकी 3 रिएक्शन बोलनी थी। पहली रिएक्शन है आपकी CH3COCl से, दूसरी रिएक्शन है आपकी PCl5 से, और तीसरी रिएक्शन है गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से। यहाँ पे लिखेंगे पहली CH3COCl से अभिक्रिया, ठीक है। तो CH3COCl से अभिक्रिया, इससे अभिक्रिया कराने पर ये क्या बनाता है तो देखते हैं इसे। कि देखो CH3COCl से जब ये अभिक्रिया कराएगा तो ये बनाता है अपना एस्टर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जब हम डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं तो
CH3COCl से कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि C2H5OC2H5 ये है आपका डाई एथाइल ईथर और इसकी रिएक्शन करानी है CH3COCl से। तो इसे आप लिख भी सकते हैं CH3COCl को कि ClCOCH3 ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं होगा आपका, ये इस तरह से रिएक्शन होगी इसकी, तो ये आपका बचेगा CH3COOC2H5। नाम पढ़ेंगे तो नाम यहाँ से पढ़ेंगे तो इसका नाम है एथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट। ठीक है, तो जब हम डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं तो आपका एथाइल एसीटेट बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम अपन बोल सकते हैं, इसका नाम है एसिटिल TyL क्लोराइड CHLORIDE। तो जब हम डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। चलिए दूसरा पार्ट, दूसरी रिएक्शन है आपकी PCl5 से अभिक्रिया। कि PCl5 से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5OC2H5। इसकी रिएक्शन जब आप PCl5 से कराएंगे तो आपका बनेगा 2C2H5Cl POCl3। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो ये जो बना है ये है आपका इथाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ इतना? और इसका नाम है डाई एथाइल ईथर। ठीक है, अगला तीसरा पार्ट, गर्म HI से क्रिया। कि जब डाई एथाइल ईथर की गर्म HI से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो गर्म HI से क्रिया कराएंगे तो क्या होता है? तो ये आपका एथाइल आयोडाइड बनता है, और अगर अपन ठंडे से कराएं तो एथाइल अल्कोहल और एथाइल आयोडाइड। ठीक है, क्या पे लिखेंगे? गर्म अवस्था में HI की अधिकता से एथाइल आयोडाइड बनता है। अधिकता से एथाइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, गर्म अवस्था में HI की अधिकता से एथाइल आयोडाइड बनता है। अगर हम यहाँ पे लिखें इसे तो C2H5OC2H5 ये आपका डाईएथाइल ईथर है, और HI ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका, यहाँ 2 लिख लो, C2H5I, और ये आपका हो जाएगा H2O। ठीक है, तो ये है आपका एथाइल आयोडाइड, ये है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये है आपका डाईएथाइल ईथर। एथाइल आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है आपका डाईएथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न खत्म होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि आप कैसे बनाएंगे इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, तीसरा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, चौथा फिनॉल से फिनॉल्फथलीन, और पांचवा फिनॉल से बेंजीन। सभी को एक एक करके बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए
इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल, यहाँ लिख सकते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र दोनों का अपने को क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल कौन है अपना, C2H5OH, और मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH। बहुत आसान है, आराम से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी रिएक्शंस का यहाँ पर अपन प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इथाइल अल्कोहल लिखे ले रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH या CH3CH2OH। सबसे पहले अपन इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए बढ़िया सुंदर सा रीएजेंट लिख लिया करिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और आप H2SO4। ये दोनों बढ़िया सुंदर सा ऑक्सीजन देते हैं और बढ़िया ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक O चिपक जाएगा और यहाँ से आपका बनेगा CH3 और ये हो जाएगा आपका CHO। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप इसमें यही कराएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन फिर कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो एक ऑक्सीजन और आएगा, तो फिर ये रिएक्शन करेगा, तो फिर बनेगा आपका CH3COOH। सबके नाम लिख लो तो थोड़ा सुंदर सुंदर सा लगेगा। जैसे इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, या इसे बोलते हैं इथेनॉल, या इसी का नाम है इथाइल अल्कोहल। ये कौन है, तो ये है आपका एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। अगर ऐसे नहीं लिखना तो इसका दूसरा नाम होता है इथेनल। नल है, नॉल नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये कौन है, तो ये है आपका एसिटिक एसिड, या आप इसे बोल सकते हैं इथेनोइक अम्ल। फिर क्या होगा, अब इसका आप कराइए अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो एडिशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ हो जाएगा CH3COONH4। अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे करेंगे गरम। जब गरम करेंगे तो आपका H2O निकल भागेगा, तो अब बचेगा आपका CH3CONH2। इसका नाम है एसीटामाइड। क्या नाम है इसका, एसीटामाइड। अब क्या होगा, फिर आप इसकी रिएक्शन कराइए। जब आप इसकी रिएक्शन और कराएंगे तो आप इसकी एसीटामाइड की हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा सकते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है Br2 और KOH की रिप्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बनेगा आपका मिथाइल एमीन बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3NH2। क्या नाम है इसका, मिथाइल अमीन, ठीक है। अगर हमें और सुंदर तरीके से लिखना है तो इसे लिख सकते हैं मीथेनामीन, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसका HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब यहाँ पर आपका बनेगा मीथेनॉल। तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। तो अपन ने लिया था इथाइल अल्कोहल, बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे चल। पार्ट नंबर 2, दूसरा पार्ट कहता है मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है अपन को। चलो, पार्ट नंबर 2 बनाना है मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए और एसिटिक अम्ल का भी सूत्र पता होना चाहिए, तभी वो बनेगा, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अपन कराएं तो आप इसे ऐसे करा सकते हैं कि अपन ने PCl3 या यहाँ पे लिख लो PBr3 से अपन ने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3 और ये हो जाएगा आपका HBr निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका POBr3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3Br। फिर जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखेंगे मैथिल अल्कोहल लिखना है। तो मैथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH। इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं।
जब PCl5 से कराएंगे तो निकलेगा आपका POCl3 और निकलेगा आपका HCl, तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या, CH3Cl। ठीक है, और CH3Cl बनने के बाद फिर अपन इसका कराएंगे एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन, या आप एल्कोहलिक ना लिख सकते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि आप NaCN के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्शन। तो NaCl निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका CH3CN, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम मिथाइल साइनाइड। इसके बाद क्या होगा कि इसका जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर आएगा CH3COOH, तो ये है आपका एसिटिक एसिड। चलिए तीसरा पार्ट, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना, अपन को फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से करानी होती है। तो फिनॉल का आपका सूत्र क्या होता है, तो फिनॉल आपका ये है और इसकी रिएक्शन अपन को करानी है HNO3 से, तो ये बना देगा पिक्रिक अम्ल। HNO3 कैसा रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र, यहाँ पे बनाएगा ये पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल ऐसा होता है, यहाँ NO2 लगा रहेगा, यहाँ NO2 लगा रहेगा और यहाँ NO2 लगा रहेगा, यह है आपका पिक्रिक अम्ल। ठीक है, और उपस्थिति आप लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और गर्म कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये है आपका फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका पिक्रिक अम्ल। दो और बची रिएक्शन, तो फिनॉल से फिनोल्फथलीन, अगली है आपकी चौथी रिएक्शन, फिनॉल से फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। फिनॉल से फिनोल्फथलीन। अब ये बनेगा कैसे, तो जब आप थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया, किसकी, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किससे कराएंगे, फिनॉल से कराएंगे, तो आपका फिनोल्फथलीन बनता है। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए, तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र आप देखिए, इस तरह से आपकी एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक C लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक C लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका ऐसे O और एक ऐसे O, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है। ठीक है, अब अपन को फिनॉल के दो आपके पार्टिकल लेने हैं, जैसे अपन पार्टिकल क्या, अणु, तो फिनॉल आप ऐसे ले सकते हैं, एक ऐसे ले लिया फिनॉल, ऐसे, और एक फिनॉल और ले लो ऐसे, तो यहाँ पर आपका H होता है। ठीक है, अब देखो होना क्या है कि ये चीज़ आपकी निकल जाएगी और बाकी जो बचा है वो आपका फिनोल्फथलीन है। रिएक्शन होती है आपकी ZnCl2 की उपस्थिति में, और HCl यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो H2 आपका निकल भागेगा, तो बचेगा क्या, तो सबसे पहले अपन को ये ऐसे बना लेना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप C लिख सकते हैं, ऐसे जुड़ गया। हाँ, एक आपका इस तरह से ये रिंग जुड़ गई और यहाँ पर आपका OH आएगा, यहाँ आपकी ऐसे रिंग जुड़ गई और यहाँ आपका OH आएगा, तो इसका नाम है आपका फिनोल्फथलीन। और ये कौन है, ये है आपका थैलिक एसिड एनहाइड्राइड, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, PHTHALIC, थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये है आपकी फिनॉल और ये बना आपका फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है, क्लियर इतना। ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो इस तरह से फिनॉल से आप फिनोल्फथलीन बना सकते हैं। आगे चलेंगे, पांचवी रिएक्शन फिनॉल से बेंजीन, बहुत ही आसान।
तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगी? जब फिनॉल की रिएक्शन हम जिंक चूर्ण के साथ करा देते हैं तो आपकी बेंजीन बनती है। तो ये आपका फिनॉल हो गया, इसकी रिएक्शन अपन को जिंक चूर्ण के साथ करानी है, Zn, डस्ट लिख सकते हैं, चूर्ण जो भी लिखना हो, ठीक है। तो निकलेगा आपका ZnO और ये बन गई आपकी बेंजीन। ये फिनॉल है, ये बेंजीन है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से आपका ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आगे चलेंगे और आगे ये जो लिखा हुआ है इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का हल। तो पहला आप देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। RCOOH आफ्टर रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर आप उसका क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। तो क्या आपका क्या बनेगा? तो देखिएगा, ये आपका क्या है, RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। इसका आप क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं और फिर आपका पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा, ठीक है। तो आप सुनिएगा बात को, जब भी ये आ जाए LiAlH4 या NaBH4 तो हमेशा रिडक्शन होता है और उसमें आपका एल्कोहल में चेंज हो जाता है। अगर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है या आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसका चेंज काहे में हो जाता है, वो हो जाता है आपका एल्कोहल में चेंज, ठीक है। तो इसे आप एल्कोहल में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये कैसे बनेगा। RCOOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो और फिर आप वाटर के साथ आप उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपका क्या होगा, तो आप देखेंगे ये जो है आपका बन जाएगा RCH2OH। इसका नाम है आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या बन गया ये, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरी बात, दूसरी है आपकी रिएक्शन RCH2COOH। इसका अपन को कराना है XU रेड फास्फोरस और फिर अपन को कराना है जल अपघटन। तो जब आप इसका जल अपघटन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में वगैरह वगैरह कराएंगे तो आपका क्या होगा, तो देखिएगा आप। तो जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे और फिर इसका आप और रिडक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका बनेगा R-CHCOOH और यहाँ पर आपका जुड़ेगा X। इसको बोलेंगे आप अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला आपका रिएक्शन नंबर 3। तीसरी रिएक्शन आपसे कहती है कि ये जो आपका बेंजोइक अम्ल है इसका अपन को कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण है कुल मिला के। तो ये है आपका बेंजोइक अम्ल COOH और इसका अगर आप सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो आपका यहाँ पे बनेगा COOH। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका मेटा डायरेक्टर है। अब मेटा डायरेक्टर कौन होते हैं, मेटा डायरेक्टर वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड लगे होते हैं और बाकी सब आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे NO2, नाम इसका लिखेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। आगे चलेंगे, रिएक्शन नंबर 4 RCOOH। इसका अपन क्या करा रहे हैं, NH3 के साथ रिएक्शन और फिर आप उसे गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे RCOOH इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो आपका बनेगा RCOONH4 और फिर आप इसे गर्म कराएंगे तो H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एसीटामाइड। तो RCONH2 ये है आपका एसीटामाइड, ठीक है। और ये है आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट।
अगला है आपसे पूछ रहा है फिनॉल का नाइट्रेशन। तो ये आपका फिनॉल हो गया। जब आप इसका HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो फिनॉल का जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो आपका बनेगा पिक्रिक अम्ल। तो OH NH2 NO2 NO2। ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 3 का हल पूरा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। 3 तो पूरे खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह और 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपन कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे। और दोनों परीक्षणों की क्या करनी है, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये जैव अणु नामक चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका ग्लूकोज हो गया है ना, और आपका फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, हम उन्हें लेते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए अब चर्चा करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, कि ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें अपना क्या है कि एल्डिहाइड समूह होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कैसे अपन प्रूव करके दिखाएंगे। तो सुनिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप की क्या विशेषता होती है, या आप कह सकते हैं कि जब अपन ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड परीक्षण होता है ना आपका, जैसे मान लीजिए अपन करा रहे हैं फेलिंग विलियंस अभिक्रिया है ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि ग्लूकोज की कैसे सिद्ध करेंगे कि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए तो कैसे सिद्ध करेंगे, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह और 5 OH स्थित होते हैं। तो प्रश्न 4 का हल। देखेंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के उपस्थिति की व्याख्या तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसकी अपन व्याख्या कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा। तो पहली बात, ग्लूकोज की फेलिंग विलियंस अभिक्रिया कि जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी रिएक्शन अपन फेलिंग विलियंस से करा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, फिर उसके बाद वो जो है आपका एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज फेलिंग विलियन को ग्लूकोज फेलिंग विलियन को ग्लूकोज फेलिंग विलियन को अपचयित करके Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। तो यहां पर ग्लूकोज लिख लो आप CHO CHOH 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 CH2OH। ये आपका ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन जब अपन फेलिंग विलियन से कराएंगे 2CuO से, ये आपका क्या है ग्लूकोज, तो यहाँ पे ग्लूकोज लिख सकते हैं। CuO से जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका COOH CHOH 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 CH2OH।
इसका नाम है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ये आपका है फेलिंग विलयन। ग्लूकोज ये है, ये फेलिंग विलयन है, ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल है और ये आपका अवक्षेपित हो जाएगा C2O में। ये आपका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा जो कि आपका लाल रंग का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल अवक्षेप। ठीक है, क्लियर इतना, कोई दिक्कत? तो ये जो आपका अभिक्रिया है यह है आपकी ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अभिक्रिया जो है ये आपका ये प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, क्योंकि जो एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं वो फेलिंग विलयन और टॉलिन रिएजेंट और आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। चलो एक रिएक्शन और ले लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। अगला हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। कि जब ग्लूकोज की HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो ग्लूकोज लिखते हैं CHO, CHOH, 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 CH2OH। इसकी अभिक्रिया जब अपन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो आपका बनेगा CH, यहाँ पे OH और यहाँ हो जाएगा आपका HCN, CN हो जाएगा। ठीक है, CN और ये आपका CHOH, 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 CH2OH। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन। तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो ग्लूकोज की टॉलिन रिएजेंट से अभिक्रिया। ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। जब ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलिन अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या होता है, तो ग्लूकोज लिखते हैं CHO, CHOH का 4, अब इसे 4 बार में इकट्ठा ऐसे लिख ले रहे हैं CHOH का 4 और हो जाएगा आपका CH2OH। टॉलिन अभिकर्मक होता है आपका Ag2O। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा, तो COOH, CHOH का होल 4 और ये आपका 2Ag। ठीक है, तो ये आपका अवक्षेप प्राप्त होगा, तो इसे बोलते हैं रजत दर्पण और ये है आपका ग्लूकोनिक अम्ल। चलो हो गए आपके 3, चलिए आगे चलते हैं। तो ये 3 रिएक्शन ये प्रदर्शित करते हैं कि ग्लूकोज में आपका CHO ग्रुप पाया जाता है। अब एक आध रिएक्शन ऐसी लिख ले रहे हैं कि जो कि आपको ये प्रदर्शित करके दिखाए कि ग्लूकोज में आपका कह सकते हैं कि ग्लूकोज में आपका 5 OH समूह प्राप्त पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। दूसरा OH समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा ग्लूकोज में भाई हाइड्रोक्सिल समूह भी पाया जाता है, उसकी अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो पहला तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं,
एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। जो इसके 5 OH समूह की व्याख्या करता है। क्लियर इतना? चलिए, तो यहाँ पे ग्लूकोज लिख लेते हैं CHO, CHOH, 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 CH2OH। इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ पर CHO का CHO ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा CHOCOCH3, CHO, ठीक है, CHOCOCH3 और CH2OCOCH3। इसका अगर हम नाम देखें तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, इसका नाम क्या है? पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका OH समूह की अभिक्रिया है, कोई दिक्कत? तो इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में OH समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर और देखना हो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि गर्म HI से अभिक्रिया करा दीजिए तो आपका हेक्सिन बन जाएगा, जिससे आपका ये प्रदर्शित होता है कि इसमें जो है आपका एक जब OH गायब हो गए तभी तो इसमें नॉर्मल चीज़ आई, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखना हो तो आप इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया जैसे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत? लो यहाँ पे गर्म कर दो, ठीक है। निकलेगा क्या? तो निकलेगा आपका CH3COOH निकल जाएंगे 5 बार से। तो ये हो गए आपके ग्लूकोज के 5 OH ग्रुप की उपस्थिति और CHO समूह की उपस्थिति। चलिए, ये है आपका एक बढ़िया सा सुंदर सा प्रश्न उठा के लाए हैं अपन, और बहुत बार आया हुआ है पेपर में, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है आपसे कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें आपका C जो है आपका 32% है, H जो है आपका 6.66% है और N आपका इतना है। इसका अणुभार 75 है। इसके अपचयन से एक प्राथमिक यौगिक B प्राप्त होता है। A और B का अपने को क्या करना है? सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। प्राथमिक एमीन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का हल। तो यहाँ पे लिखिए कार्बनिक यौगिक A में क्या क्या है। कार्बनिक यौगिक A में, तो कार्बनिक यौगिक में होता क्या क्या है? तो उसने कहा है आपके पास कि C है, H है और N है, O भी होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तत्व, ठीक है। उसने कहा C जो है आपका वो कितना प्रतिशत है? तो उन्होंने कहा C जो है आपका 32% है। हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन है आपका 6.66%। नाइट्रोजन कितना है? 18.6%। अब देखो ऑक्सीजन कितना होगा? तो ऑक्सीजन का आप अगर देखें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये निकल के आएगा 100 माइनस 32 प्लस 6.66 प्लस 18.6, यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 42.6 नहीं सॉरी 74।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन का 42.74%। तो ये तत्व हो गया, तत्व की प्रतिशतता हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है आपका इसका द्रव्यमान। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। द्रव्यमान हो गया। अब आगे चलेंगे। परमाणुओं की संख्या देख लो, यहाँ पे लिख लो परमाणुओं की संख्या। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 32 में 12 का भाग देंगे तो नियर अबाउट आया 2.66। इसमें आप 6 में भाग देंगे तो 6.66 में भाग देंगे 1 का, तो यह आया आपका 6.66। और 18.6 में 14 का भाग देंगे तो यह आएगा आपका 1.33। और यहाँ पर आप 42.74 में 16 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2.67। कोई दिक्कत इतना। अब हम इनका सरल अनुपात अगर देखें तो सरल अनुपात के लिए इसका भाग देना पड़ेगा तीनों में, है ना। तो सरल अनुपात के लिए देखिए 2.66 1.33, तो यह आएगा आपका 2। 6.66 1.33, तो यह आएगा नियर अबाउट 5। 1.33 1.33, तो यह आएगा आपका 1। 2.67 1.33, तो यह आएगा आपका नियर अबाउट 2। तो ये कहानी आपकी कुछ ऐसे रहेगी। ठीक, आप ऊपर चाहें तब इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका तत्व है, तत्व हो गया। ये क्या है, तत्व की प्रतिशतता है, तो ऐसे लिख लो प्रतिशतता। ये क्या है, आपका तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, तो ऐसे लिख लो परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है, परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपेक्षिक परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की और ये क्या है आपका सरल अनुपात। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या? तो इस तरह से आपका ये आ गया। अगर अब हम इसका सूत्र देखें तो इसका जो सूत्र आया वो सूत्र आया C2H5NO2। तो ये आया इसका सूत्र, कौन सा, मूलानुपाती सूत्र आया ये। तो ये सूत्र तो आ गया ये। ठीक है, तो ये है यौगिक ए का मूलानुपाती सूत्र। लिख लीजिए यौगिक ए का मूलानुपाती सूत्र C2H5NO2। अब हम इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। अगर ये सही चल रहा है तो फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अणुभार, क्या मूलानुपाती सूत्र का। ठीक है, तो C का कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे 2। H का कितना है 1, तो 5 गुणे 1। N का कितना है 14, O का कितना है 16, तो 12 दूनी 24, 5 एकम 5, 14 का 14, 16 दूनी 32। ठीक है, तो जो आप इसे जोड़ेंगे 24 5 29 और 29 30 30 60 है ना, 60 1 61 है ना, तो 29 और ये तो ये तीनों 61 हो गए। 61 और 14 कितने हो गए 75। तो ये आ गया मूलानुपाती सूत्र का भार। तो यहाँ पे लिखेंगे N बराबर यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का अणुभार।
तो ये भी 75 है और ये भी 75 है, तो ये आ गया 1। तो अगर हम यौगिक ए का अणुसूत्र देखें तो यहाँ पे लिखो यौगिक ए का अणुसूत्र, तो ये आ जाएगा आपका C2H5NO2 कितने बार, एक बार। यहाँ पे लिखेंगे C2H5NO2, तो ये तो आ गया यौगिक ए का अणुसूत्र। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि ए और बी की संरचना बतानी है और इसके अपचयन से एक प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, तो इसका पहले अपचयन करना है और उससे प्राथमिक अमीन निकालना है और फिर अपन ए और बी की संरचना के बारे में चर्चा भी करनी है। तो पहले ए को देखो, तो ए का अगर संरचना देखें तो C2H5NO2, इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका C2H5NH2 और यहाँ पर आपका 2H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने रिडक्शन कराया है, रिडक्शन क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका प्राथमिक अमीन, तो ये है आपका बी, ये है आपका ए। ठीक है, संरचना देख लो, तो संरचना अगर हम ए की संरचना देखें तो ए के लिए संरचना है C2H5, तो यहाँ पे लिखेंगे C, एक H, 2H, 3H, तो 1H, 2H, 3H, 1H, 2H, N, ये हो गया ए की संरचना। अगर हम बी की संरचना देखें तो बी की संरचना जो होगी आपके HCHHCNH, तो ये है आपका बी की संरचना। ठीक है, तो एक ए की संरचना ये है और ये है आपकी बी की संरचना। इसका नाम एथाइलअमीन है और इसका नाम है नाइट्रोईथेन। नाइट्रोईथेन ये है और एथाइल अमीन ये है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 निपट चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने बढ़िया छांट के लाए हैं, तो वो लाए हैं अपन एथाइल अमीन बनाने की विधि, एथाइल अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और रासायनिक समीकरण और इन सब का सचित्र वर्णन और नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल को आप जानते हैं HNO2, इससे अपन को अभिक्रिया भी लिखनी है और इसकी जलमी विलेयता को स्पष्ट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 6 का आंसर। हेडिंग डालिए प्रयोगशाला में एथाइल अमीन बनाने की विधि। तो ये आपकी जो विधि है यह है हाफमैन ब्रोमाइड विधि। ठीक है, कहाँ गया? प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि। तो बनाते कैसे, तो पहले चित्र देखिए बढ़िया से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक इस तरह से ठीक है, ये आपका स्टैंड हो गया और यहाँ पर आपका एक बर्नर होगा नीचे। बर्नर कैसे बनाना है? बर्नर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये आपका बर्नर है। ठीक है, और बर्नर के ऊपर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे पेंदी का स्टैंड रख सकते हैं। ऐसे अपन ने बाल्टी टाइप की औंधा के रख दी। ठीक है, इसके ऊपर बढ़िया आप ऐसे प्लेट रख सकते हैं। यहाँ तो आप चाहे जो कुछ रखते रहिए, खेल शुरू होता है जब इसके ऊपर फ्लास्क वगैरह रखते हैं। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर बढ़िया आप रखेंगे एक बर्तन, जिसमें आप पानी भरेंगे। ठीक है, और पानी भर दिया अपन ने, तो इसे बोलेंगे जल ऊष्मक। ठीक है, इसके पश्चात आप क्या करेंगे कि यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आप एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क रखेंगे।
गोल पेंदी वाला अपन ने यहाँ पे फ्लास्क रखा इस तरह से। ठीक है, गोल पेंदी का फ्लास्क कैसे रखेंगे अपन, लटका लटका नहीं, अच्छे से, कोई बात नहीं, कस देंगे आप। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने गोल पेंदी वाला फ्लास्क रखा, और गोल पेंदी का फ्लास्क रखने के बाद ऐसे ऐसे बर्तन को थोड़ा सा बड़ा किया ऐसे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक ऐसे इसे बंद करेंगे, और यहाँ पर आप एक कीप लगाएंगे। कीप मतलब छन्नी से, मतलब कीप टाइप की लगा के ऐसे इसमें KOH भरेंगे। तो अपन ने KOH भरने के लिए एक बढ़िया सी कीप लगाई है, और यहाँ से अपन KOH डाल रहे हैं ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक थर्मामीटर भी रखेंगे। कहाँ पे लगा दूँ थर्मामीटर, ऐसे ऐसे लगा देते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। यह है आपका थर्मामीटर। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर आपका एक स्टैंड में ऐसे कसा रहेगा, और ऐसे ये फ्लास्क जो है बढ़िया तरीके से कसा रहेगा कीप द्वारा, ऐसे खटा बढ़िया पेंच से। ठीक, फ्लास्क कस गया। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बन जाएगा आपका इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन को अपन ऐसे निकालेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, और इसे ले जाएंगे अपन ऐसे। ऐसे ले जाने के बाद फिर अपन इसे ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, ले गए। फिर क्या होगा, और अच्छे से नीचे ले जाओ। ठीक, फिर यहाँ पर आप इसे जल से ऐसे, ठंडा वाला जल ऐसे निकालेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से ऐसे जल निकालेंगे ऐसे खटाक। ये आपका ठंडा जल है ना। और इसके बाद आपका होगा यहाँ पे कार्यक्रम चालू। ऐसे। ठीक, थोड़ा ठंडा करेंगे आप इसे, और यहाँ पर आप इसे इकट्ठा कर लेंगे इथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा। आपका कुछ इस तरह से बर्तन में ऐसे, और ये जो बर्तन है वो आपका इससे ठंडे पानी से ठंडाता रहेगा। और ये आपका जल संघनित्र है, यहाँ से आप जल डाल रहे हैं, और यहाँ से जल निकल रहा है। और इसमें आपका भरा क्या है, तो इसमें भरा है आपका ब्रोमीन, और यहाँ पर भरा होगा C2H5CO NH2, ऊपर से KOH डाल रहे हैं। KOH डालने के बाद इथाइल अमीन आपका ऐसे निकलेगा, एथिल अमीन। एथिल अमीन ऐसे आने के बाद इसमें ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद यहाँ पर क्या है, यह है आपका एथिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर। ये आपका बर्नर है, ये आपका स्टैंड है, ये आपका थर्मामीटर है, तापमापी। ठीक है, और हो गया सब, कुछ बचा है। ये गर्म कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे जल ऊष्मक। तो ये जो आपकी विधि है, ये है प्रयोगशाला में इथाइल अमीन बनाने की विधि, और ये विधि जो है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन को लिखना भी है। तो पहले आपने चित्र देख लिया,
अब चित्र में देखने के बाद आप समझिएगा बात को। इसमें देखो एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, ठीक है, और यह इस तरह से व्यवस्थित रहता है। और हम फिर क्या करते हैं कि एक C2H5CONH2 जिसे अपन बोलते हैं प्रोपियोनोमाइड, ठीक है, और ब्रोमीन लेके इसको ठंडा करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं 10% KOH ऊपर से कीप लगा के इसे डालते हैं। जैसे ही इसमें कीप लगा के 10% KOH डालेंगे, फिर इसे अपन हिलाते हैं मिश्रण को। जब ये हिलेगा तो फिर इसके बाद क्या होगा कि ब्रोमोप्रोपियोनाइड के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका येलो कलर का विलयन बनेगा। आप देखेंगे जब आप प्रयोगशाला में जाते ही कहाँ है ना जैसे आप देखेंगे वहाँ पे, तो ये बनाने का मेथड होता है आपका कि इथाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सलाह यही है कि आप लैब ज़रूर जाया करिए, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है ना। आप समझ जाते हैं कि भाई ये फ्लास्क होता है ना, नहीं तो आप समझते हैं कि तो भाई चोंगा टाइप का है ना। समझ रहे हैं आप बात। एक बीकर होता है ना। तो आप अगर लैब नहीं जाएंगे, लैब में नहीं देखेंगे, तो आपको तो बीकर जब आप पहली बार देखेंगे, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल वाले ने पूछ दिया कि ये क्या है, तो आप तो यही बोलेंगे ग्लास है भाई पानी का, ठीक है। फिर ना तो बीकर आप देखिएगा, बीकर जो होता है वो बिल्कुल कांच के ग्लास जैसा होता है। और कांच का जो ग्लास होता है ना, ऊपर ऐसे क्या होता है कि ऊपर की तरफ उसकी बीकर के कारण, बीकर जैसे उसका नाम है ना, ऊपर ऐसी चोंच सी निकली रहती है थोड़ी सी, बस ऐसा होता है बीकर। ऐसे थोड़ा सा चोंच निकली रहेगी बस। आपको देखा कि ऐसे लगेगा कि जैसे ये भाई ग्लास है, इसमें अपन चाय पीते हैं, ठीक है। हाँ, और तो फिर आपका ये फ्लास्क हो गया। और बर्नर आप देखिए, चाइना डिस्क होती है एक, ठीक है। और फ्लास्क, बीकर, सारी चीज़ें लैब में जाके ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको कुछ ना कुछ दिमाग में घुसे, ठीक है। और पिपेट होता है एक, और एक आपका कह सकते हैं कि जो भी आपके सामान है ना, जैसे आप एक कह सकते हैं कि एक चाइना डिस्क होती है ना। तो आप कहें कढ़ैया है वो गर्म करने वाली, तो वो कढ़ैया नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आपका जो भी चीज़ें हैं, तो आप हर चीज़ को देखिए वहाँ पे, ताकि आपको पता लगे, ठीक है। क्लियर ना। हाँ, तो वहाँ पे हर चीज़ के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ज़रूर देखिए उनको। और ये जैसे लिखा हुआ है, इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए अपन ने तापमापी लगा रखा है, यहाँ पे पानी भर रखा है, और ये आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में अपन ने ब्रोमीन और ये C2H5CONH2 मिला रखा है। ऊपर से अपन KOH डालते हैं ऐसे। तो ऊपर से जब KOH डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये ब्रोमीन के कारण येलो येलो दिखने लगता है। जैसे ये येलो येलो दिखने लगेगा, फिर क्या होता है कि फिर अपन इसे करते हैं गर्म। और गर्म कितना करना है ये ध्यान रखने के लिए अपन यहाँ पे ये लगा देते हैं, क्या नाम है इसका, थर्मामीटर। अपन को गर्म करना है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे अपन 7 से 70 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, तो ये जो विलयन है ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो फ्लास्क का जो द्रव है उसका क्या करेंगे, आशवन करेंगे। तो फ्लास्क का जो ये द्रव है, इस तरह से इसका आशवन करेंगे। फिर क्या होगा कि इससे इथाइल अमाइन गैस निकलती है। तो जो इथाइल अमाइन गैस निकलती है वो क्या होता है, ग्राही में जो आपका तनु जो है, आपका कह सकते हैं कि HCl जो आपका रखा हुआ है, इसमें तनु HCl रखा हुआ है, उसमें आप इसे प्रवाहित करके ठंडा कर देते हैं। तो जिससे ये क्या कर देता है कि इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है। अब इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन इसने दे दिया। अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे KOH के साथ, तो आपका इथाइल अमीन प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब पूछता है कि ये जो है जल में विलेय होता है कि नहीं होता। तो देखो भाई, क्लियरली विजुअल है कि जल में कैसा होता है, आपका विलेय होता है, ठीक है। अब ये जल में विलेय क्यों होता है कि ये जो है आपका जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये जल में विलेय होता है। चलिए अपन इसके बारे में लिखते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और इसकी प्रयोगशाला विधि लिखेंगे। प्रयोगशाला में इसका नाम लिखिए C2H5CONH2, ठीक है। प्रयोगशाला में C2H5CONH2, अगर हम इसका नाम बोले तो इसका नाम होता है प्रोपियोनोमाइड, ठीक है। प्रोपियोनोमाइड के साथ ये क्या करेगा, प्रोपियोनोमाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा ब्रोमीन और KOH की, ठीक है। तो प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा
कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया, कास्टिक पोटास यानी KOH, कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने पर कैसे क्रिया करानी है? आधिक्य में। क्रिया कराने पर एथाइल एमीन बनता है, क्या बनता है? एथिलअमीन बनता है। यह रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए होता है क्या, C2H5CONH2, क्या नाम है इसका? प्रोपियोनोमाइड, प्रोपियोनोमाइड, ओनेमाइड, प्रोपियोनेमाइड, प्रोपियोनोमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन और KOH से कराएंगे। तो आधिक्य में कराएंगे तो यहाँ पे 4KOH लिख सकते हैं, बनेगा आपका एथाइलअमीन C2H5NH2 और आपका बनेगा K2CO3 और आपका बनेगा KBr और आपका बनेगा 2H2। तो ये है आपका एथाइलअमीन। ये है आपका कास्टिक पोटास। ये है आपका ब्रोमीन। ये है आपका प्रोपेनोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। तो बनने की रिएक्शन तो आपकी तैयार है, चित्र वित्र भी अपन ने बना रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी जलमी विलेयता बताना है, कि इसकी जलमी विलेयता बतानी है और इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया भी बतानी है कि इसकी जलमी विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है, नाइट्रस अम्ल में अभिक्रिया के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहली चीज जलमी विलेयता। क्या लिखेंगे इस जल में विलेयता को कि यह जल में विलेय होती है, कौन? C2H5NH2। तो यह जल में विलेय होती है, यह जल में विलेय होती है क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, क्योंकि यह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखते हैं C2H5NH2 है ना, और जल लिख लो यहाँ पे, और ये बनेगा आपका C2H5NH3OH। इसका नाम है एथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो जल में विलेयता हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज, इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल को जानते हैं अपन, नाइट्रस अम्ल जो होता है वो होता है आपका HNO2।
तो ये जो आपका इथाइल अमीन है इसका नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो देखेंगे। तो ये बनता है आपका इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे लिखेंगे एथिल अमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराने पर अम्ल अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल और जल बनता है। ठीक है, लिखेंगे C2H5NH2, इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ कराएंगे। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और जल आपका H2O और आपका N2। ठीक है, तो ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। क्लियर हुआ इतना? दो ही रिएक्शन लिखनी थी। फिर से अपन पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में इथाइल अमीन बनाने की विधि लिखिए, तो लिख लिया। रासायनिक समीकरण लिख लिया। सचित्र वर्णन कर दिया तो सचित्र वर्णन हो गया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया लिख गई, जल से अभिक्रिया लिख गई। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन ले रखा है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 4 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और देखा गया है कि जनरली एक क्या 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं और अच्छे बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा इसे। और एक क्वेश्चन तो आपका इस टाइप का कन्फर्म ही रहता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया से मिल जाएगा न्यूमेरिकल में, और एक क्वेश्चन आपको या तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन शून्य कोटि की अभिक्रिया से। और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल तो कन्फर्म ही रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसे अपन ने लिया हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ेगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए अपन को सिद्ध करना है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए जो समय लगता है वो अर्धायु का 10 गुना होता है। चलिए, तो सबसे पहले अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु का सूत्र लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखिए, माना प्रथम कोटि की दी गई अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की दी गई अभिक्रिया के लिए जो आपका अर्ध आयु होगा वो कितना होगा, टी हाफ है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो टी हाफ बराबर आएगा आपका 0.693 बटे के। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर हम यहां से के निकाल लें तो आ जाएगा आपको 0.693 बटे टी हाफ। ठीक है, तो इसे आप चाहे समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर लिखिए, माना इस अभिक्रिया के कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 99.9, तो 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी है। अब सुनना बात को। हाँ, देखिएगा यहाँ पे ये आपका कोई अभिक्रिया है प्रथम कोटि की। ठीक है, रिएक्टेंट आपका ए है और बी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए पहले ये आपका 100% था तो ये आपका 0 था। ठीक है, तो ये था आपका 0 समय पे। अब टी समय बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी समय बाद। तो ये हो जाएगा आपका 99.9 और ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा आपका 0.1 और ये आपका 99.9। कोई समस्या इतना, कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना होता है। इस तरह से अपन को सॉल्व करना है, फिर अपन इसे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देखते हैं तो वो कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा के बराबर होता है आपका 2.303 बटे टी log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। ठीक है, a आपका 100 है, a माइनस एक्स कितना है आपका 0.1 रखेंगे आप यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका के बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a की वैल्यू रखिए 100 और ये रखेंगे आप 0.1। दशमलव हटाई, बिंदी बढ़ी, तो यहाँ पर आएगा आपका 303 और ये हो जाएगा आपका log बेस 10 और इसे लिख सकते हैं 10 की घात 3। देखो प्राचीन काल में जो अपन लॉग पढ़ा करते थे कक्षा 9-10 में, तो इसका एक सूत्र होता था लॉग के लिए। देखो भाई, लॉग यहाँ पर अगर लिखा है m और उसकी पावर n लिखा है तो ये वाला जो पोर्शन है वो आगे आ जाता था, तो n log m हो जाता था। एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर आपका लॉग बेस और ऊपर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे अपना log e बेस e, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे लिखा है log 10, तो ये तो आपका बेस है 10 की पावर 3 लिखा है, तो 3 आपका ऊपर आएगा, तो इसे लिखेंगे 3 log 10 बेस में 10 ऊपर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 1, इसे आप टी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 log 10 × 10। तो log 10 की वैल्यू एट द बेस ऑफ 10 ये होता है 1, तो जाएगा 2.303 बटे टी गुणे 3, गुणा कराएंगे तो 23 दिया 69, तो 6.909। अब देखो अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की है, तो वेग स्थिरांक के साथ कोई मजाक नहीं होगा। वेग स्थिरांक आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम। तो वेग स्थिरांक अगर अपन देखें तो इसमें ये आया, और वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध क्या होता है, तो वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध होता है 0.69 बटे के, यही होता है। अगर हम के बराबर देखें तो 0.693 बटे टी हाफ। तो ये दोनों वेग स्थिरांक है और दोनों वेग स्थिरांक कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये दोनों वेग स्थिरांक है और ये दोनों वेग स्थिरांक बराबर रहेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0.693 बटे टी हाफ इज इक्वल टू 6.909 बटे टी। तो इससे आपका ये लगभग 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे टी बराबर 10 टी हाफ। यही अपन को प्रूव करना था कि अभिक्रिया के 99.9% में लगने वाला टाइम अर्ध आयु में लगने वाले टाइम का कितना होता है, 10 गुना होता है। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, क्या होता है एक एल्डिहाइड निम्नलिखित में से अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 8 हल। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन को इनसे करानी है। तो पहला टॉलेन रिएजेंट HCN NaHSO3 फेलिंग विलियम। ठीक है, चलिए एक करके सबसे अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले देखते हैं एल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया।
एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? तो टॉलिन अभिकर्मक जो होता है वो होता है आपका Ag2O, ठीक है। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? तो आपका रजत दर्पण आपका क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हम एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्डिहाइड की क्रिया टॉलिन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण बनता है। क्लियर ना? तथा यह अभिक्रिया डैश CHO ग्रुप की पुष्टि करती है। समझ रहे हैं आप बात? जैसे मान लो कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे मान लो अपन ने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, या मान लो अपन ने CH3CHO ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और इसकी क्रिया आप Ag2O से करा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये है आपका टॉलिन अभिकर्मक, ये है आपका एसिटल्डिहाइड, तो बनेगा आपका CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर बनेगा 2Ag। जैसे मान लो ऐसे नहीं लिखना, एक और देना है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर HCHO ले सकते हैं, तो जाएगा आपका HCOOH 2Ag। जैसे अपन को ये भी नहीं देना, ग्लूकोज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Ag2O, यहाँ पे बन जाएगा आपका COOH, तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं कि भाई तीनों में आपका क्या है कि सिल्वर दर्पण क्या हो रहा है आपका, या रजत दर्पण क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका एल्डिहाइड के डैश CHO ग्रुप की भी ये क्या करती है? पुष्टि करती है। क्लियर हुआ इतना कि एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, उसकी क्रिया टॉलिन अभिकर्मक से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल और सिल्वर दर्पण, ठीक है। अगर अपन एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, अगर अपन फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तो फार्मिक अम्ल बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज ले रहे हैं तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया ये है आपका HCN से, ये भी आपका डैश CHO ग्रुप की ही पुष्टि करता है। तो HCN से जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनता है साइनोहाइड्रिन बनता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो अगर हम एल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराते हैं तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इसे लिख लेते हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे, एल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराते हैं जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराते हैं तो
एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। एल्डिहाइड आप लिखेंगे, सूत्र क्या होता है एल्डिहाइड का? तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। क्रिया कराएंगे आप HCN की, तो HCN से अभिक्रिया कराई, बनेगा क्या? तो देखो क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो है आपका एक CN आपका जुड़ जाएगा, और जैसे ये आपका ऐसे है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका, तो ये वाला CN यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये H के साथ ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका RCH, और ये हो गया आपका OH, और ये हो गया आपका CN। ठीक है, नाम लिखेंगे इसे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। कितना क्लियर? ये भी आपका CHO ग्रुप की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन है आपकी NaHSO3 से अभिक्रिया। जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फेट से कराते हैं तो आपका क्या बनता है? तो इसे लिखते हैं तीसरी। एल्डिहाइड की NaHSO3 से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड की NaHSO3 से अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका एक एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से कराते हैं तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक देखो RCOOH NaHSO3 बनेगा क्या आपका? तो बनेगा आपका RCH, ऐसे जुड़ा है। अब यहाँ पर आपका जुड़ेगा OH, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका SO3Na। नाम लिखेंगे एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, 3 हो गए। अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथी है आपकी RMGX से। RMGX कौन है? ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक। तो जब हम एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या बनता है? तो इसे लिख लेते हैं। चौथा, एल्डिहाइड की RMGX से क्रिया। ठीक है, तो अब देखो एल्डिहाइड को अगर अपन R से लिख रहे हैं तो यहाँ R1 लिख लो, है ना, तो R1CHO, इसकी रिएक्शन RMGX बनेगा क्या आपका? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वितीयक अल्कोहल बनता है कुछ देर बाद। ठीक है, तो देखिए होता है एक्चुअली ये है कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाने के कारण ये जो है आपका Mg जो है आपका जुड़ेगा। तो Mg आपका जुड़ने के लिए ये आपका कुछ इस तरह से होगा कि Mg जुड़ेगा, है ना, तो Mg को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका R1CH
और ये एच का एच रहेगा, और ये आपका जुड़ने के लिए ये आपका ऐसे भाग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपका आर से ऐसे जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका OMgX। फिर आप इसका क्या करेंगे कि जल अपघटन कराएंगे, तो H2OH+। तो जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये आपका R1CR, और जल अपघटन कराएंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ आपका निकल जाएगा Mg, और यहाँ पर XOH, ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपका बना द्वितीयक अल्कोहल। कि जब हम एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, फिर उसका जल अपघटन कराते हैं, तो ये आपका बनता है द्वितीयक अल्कोहल। क्या बना? द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, तो ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल। आगे चलते हैं पांचवी अभिक्रिया, पांचवी और लास्ट अभिक्रिया कि फैलिंग विलयन से अभिक्रिया। कि जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया फैलिंग विलयन से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे लिखेंगे एल्डिहाइड की फैलिंग विलयन से देखो, फैलिंग विलयन और टॉलिन रिएजेंट दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। दोनों क्या है कि दोनों बढ़िया एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं, दोनों उसे बढ़िया तरीके से अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और ये बनाएगा फैलिंग विलयन से रिएक्शन करके Cu2O का लाल अवक्षेप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल अवक्षेप देता है, और ये भी आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि करने के काम आता है। करते हैं रिएक्शन RCHO, और ये आपका फैलिंग विलयन जो है आपका CuO है, तो 2CuO RCOOH है ना, और ये बनेगा आपका Cu2O। तो ये है आपका लाल अवक्षेप। ये भी आपका प्रयोग में आता है कि एल्डिहाइड के CHO ग्रुप की पुष्टि कीजिए, तो यह रिएक्शन एल्डिहाइड के CHO ग्रुप की पुष्टि करती है। ठीक है, तो अब देखिए अपन ने यहाँ पर 8 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे पूरी बुक के, दोनों बुकों के 8 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इनमें से हर क्वेश्चन बोर्ड में कम से कम 5-5, 6-6 बार, और कुछ क्वेश्चन तो 8-8, 10-10 बार भी आ चुके हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से कवर करते हैं तो आप इन्हीं में से 8 में से देखेंगे, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे कि 8 में से देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके फंस ही गए। ठीक है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिए, आप इन्हें अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से क्या करिए, कवर करिए। ये जो 8 क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण, मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि किताब में बिल्कुल छाँट के जो होते हैं ना महामोस्ट टाइप के क्वेश्चन, वो छाँट के अपन रख रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो 8 क्वेश्चन लिए हुए ये अपन ने दोनों किताब से बड़ी मेहनत से छाँट के, जो आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत बार आ चुके हैं, उस हिसाब से रखे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए।